चलो आज का जो टॉपिक होगा फंडामेंटल में, दैट विल बी द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले हमने क्या देखा ठीक है, बेसिकली मेमोरी क्या होती है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। बाद में टाइप्स ऑफ बेसिकली मेमोरी क्या होती है, सबसे रूट टाइप, सबसे ऊपर वाली टाइप, दैट इज एन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। मतलब कि एक मेमोरी ऐसी होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड है और दूसरी मेमोरी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड नहीं है। बाद में उसमें और क्या क्लासिफिकेशन है कि कोई भी मशीन होता है उसमें बेसिकली दो टाइप्स की ही मेमोरी होती है। द फर्स्ट वन इज देन प्राइमरी एंड सेकंड इज देन सेकेंडरी। जैसे नाम वैसा काम। प्राइमरी मतलब कि उसके बिना कंप्यूटर हमारा या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसके बिना काम नहीं कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि यूज़र की एक एडिशनल फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करता है यूज़र को। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र को परमानेंटली अगर स्टोर करवानी है तो वो सेकेंडरी मेमोरी रिक्वायर्ड है, कंपलसरी नहीं है। मतलब कि उसके बिना हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ भी डिवाइस होगा वो स्टार्ट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर वो रखते हो तो वो अलग बात है, लेकिन कंपल्शन में वो आता नहीं है। साथ में वो भी देखा था कि कैश मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली क्या होती है, वो हमने पढ़ा था। और आज में प्राइमरी मेमोरी के फर्दर जो कुछ भी टाइप्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे रैम और रोम। रैम में एस रैम आता है, डी रैम आता है, बाद में रोम में पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। अब बेसिकली क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो रोम, जैसे कि यहाँ पे लिखा है परमानेंट टाइप ऑफ एन मेमोरी। मतलब कि इसमें जो कुछ भी डेटा स्टोर हो जाता है वो परमानेंट होता है। पावर सप्लाई जाने के बाद भी हमारे सिस्टम में जो कुछ भी डेटा होगा वो एज इट इज स्टोर होगा। साथ में यहाँ पे लिखा है यू कैन राइट डेटा ओनली वंस, हाउएवर वंस इट इज रिटन यू कैन रीड इट एनी नंबर्स ऑफ टाइम। मतलब कि एक बार इसमें डेटा अगर राइट हो भी गया है तो उसको कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आपको भाई 5 बार ही रीड कर पाओगे, 10 बार ही रीड कर पाओगे। जहाँ तक आपको डेटा जितनी बार इसमें से रीड करवाना है उतनी बार डेटा रीड करवा सकते हो। मतलब कि हमारा कंप्यूटर का जो बायोस होता है वो रोम होता है। रोम जितनी बार कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो शटडाउन के बाद उतनी बार डेटा उसमें से रीड करके हमारा जो कंप्यूटर होता है पूरी सिस्टम को स्टार्टअप करने में हेल्पफुल होता है। मतलब कि आपको तो मालूम ही होगा कि आपकी पूरी मशीन की जो लाइफ स्पान होती है, मतलब कि अभी तक का आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप 1 साल का या 2 साल का हो चुका है, तो आपने अभी तक में कितनी बार उसको शट डाउन किया और उसको रिस्टार्ट बूटअप किया। तो जितनी बार बूटअप किया उतनी बार आपका रोम में से डेटा रीड हुआ है। बेसिकली उसका जो मेन पर्पस होता है वो स्टार्टअप प्रोसेस के लिए होता है। एक बार कंप्यूटर जो हमारे नॉर्मल लैपटॉप और डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जो मशीन्स होते हैं उसमें रोम का बेसिकली जो टारगेट होता है वो क्या होता है, एक बार उसको सब चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब कि हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम सब एक साथ अंडर कनेक्ट हो जाती है, बस उसका काम उतना ही होता है। बाद में उसमें जो मैक्सिमम स्टोरेज जनरली जो होती है दैट इज़ एन 4 MB। मतलब कि एक आईसी या फिर एक जो चिप उसमें 4 MB जितना ही डेटा स्टोर होता है। इसमें यहाँ पे आगे और टाइप्स लिखी हुई है, मतलब कि पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। तो सबसे पहले जो रोम्स आती है दैट ऑल वाज एन प्रोम, that is an programmable read only memory। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट मीन्स के इसमें एक बार डेटा अगर राइट हो जाता है तो सेकंड टाइम इसमें कोई भी करेक्शन करने का कोई चांस नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको नई आईसी में नए से पूरा डेटा राइट करना पड़ता है। ये इसका बेसिकली लिमिटेशंस था और जो काफ़ी लॉस उसमें फेस करना पड़ता था। जो कुछ भी बंदा डेवलप कर रहा है या फिर जो कुछ भी कंपनी से बना रही है, मतलब कि करेक्शंस अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए एक नया वर्जन इस लोगों ने बनाया दैट इज़ एन ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसमें जो बड़ी लिमिटेशन थी वो क्या थी कि इसमें जो डेटा इरेज होता था दैट वाज ओनली पॉसिबल बाय एन अल्ट्रा वायोलेट लाइट। मतलब कि ऐसे ही कहीं भी आप उसको डेटा इरेज करके नए से डेटा राइट नहीं कर सकते। उसका एक स्पेशल रोम डिज़ाइन किया जाता था, स्पेशल मशीन्स थे, स्पेशल प्रोग्रामिंग मशीन्स बाद में आए उसके लिए, तभी उसमें जो कुछ भी पुरानी आईसीस में डेटा था वो इरेज करके नए से डेटा राइट करना पॉसिबल था। तो ये भी एक आप सोचो कि भाई एक थोड़ी सी गलती के लिए एक पूरा अल्ट्रा वायलेट रूम क्रिएट करना, बाद में उसमें हमारे जो आईसी से उसमें से डेटा रिमूव करते हैं, मतलब कि इरेज करते हैं, बाद में नए से डेटा राइट करते हैं दूसरे रूम में ले जाके। काफ़ी लंबी प्रोसेस है ना। आप समझ लो अगर कोई आपको इतना वर्कआउट करने को गए तो इससे अच्छा तो आप बोले कि भाई नया प्रोम ही ले लो ना, गलती हुई तो क्या हुई,
तो उसका जो सॉल्यूशन निकाला वो क्या निकाला, दैट इज एन EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब विथ सम स्पेशल वोल्टेज आप आईसी का जो कुछ भी डेटा होता है वो पूरा इरेज कर सकते हो, और उसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन होती है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है परमानेंटली। हमारा बेस्ट एग्जांपल है जो कंप्यूटर बायोस अभी जस्ट मैंने कहा था, दैट इज़ एन EEPROM। मतलब कि हमारा बायोस जो होता है वो आपने कहीं सुना होता है कि भाई बायोस अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई भी कंप्यूटर जब कई बार स्टार्ट नहीं होता है तो कोई कंप्यूटर वाला बंदा क्या बोलता है इसमें कि भाई आपका बायोस है वो करप्ट होगा, उसे अपग्रेड करना होगा या फिर नए से राइट करना होता है। मतलब कि विथ हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल वोल्टेज वो पूरी आईसी में से पुराना बायोस को पहले रिमूव करेगा, बाद में कंपनी का जो नया वर्जन होगा या फिर पुराना वर्जन सही से जो चल रहा होगा वो इसमें राइट करेगा और मदरबोर्ड में फिर से वो आईसी को सोल्डर कर देगा और आपको मदरबोर्ड स्टार्ट करके दे देगा। तो वो होता है EEPROM। हमारी मोबाइल की में भी आज की डेट में जो है वो हम रोम जो बोलते हैं वो यही रोम आज की डेट में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट में अगर आगे हम बात करें दैट इज एन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मतलब कि क्या कि हमारी मान लो कि अभी सिस्टम में 4 GB रैम अटैच हुई है और 4 एप्लीकेशन हमारी वर्किंग मोड में है। तो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से वर्क पे कॉन्सेंट्रेट करेगा सबसे ज़्यादा, जो हमारी एक्टिव एप्लीकेशन है, मतलब कि हमारे स्क्रीन के जो सामने होती है। मतलब कि आपके यूट्यूब भी स्टार्ट है और कहीं आपका बैकग्राउंड में वीडियो एडिटिंग का भी वर्क चल रहा है। अब YouTube में वीडियो आप आपकी स्क्रीन में सामने रख के देख रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, आपके ब्राउज़र को जिसमें आपका YouTube अभी चालू है। बैकग्राउंड में जो स्टार्ट होगा आपका वीडियो एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर उसको कम इम्पोर्टेंस मिलेगा। अब सडनली आपने YouTube को मिनिमाइज करके वीडियो एडिटिंग में आप चले गए, शिफ्ट हुए, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इमीडिएटली किस पे वर्कआउट करने का कि भाई आपका वीडियो एडिटिंग, मतलब कि रैम में से कैश में जाना, कैश में से रैम में जाना, वो सिक्वेंशियली तो डेटा स्टोर नहीं होता है ना रैम में। मतलब कि कहीं से भी वो डेटा रीड कर से कहीं भी डेटा को वो राइट कर सकता है, इसलिए बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे लिखा है मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई और टू द PC मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप इज स्विच्ड ऑफ। अब यहाँ पे और भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जो जनरली रैम होती है वो बायोस के मतलब कि रोम के साथ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टअप करने में मददरूप होती है, क्योंकि हमारी एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होती है, हमारी हार्ड डिस्क में होती है, और उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले रैम में स्टोर होके रोम के साथ हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को वो स्टार्ट कर देता है। आपने कहीं ध्यान से देखा होगा कि जब हमारा कंप्यूटर नॉर्मली स्टार्ट होता है तो कुछ परसेंटेज रैम हमारी ऑलरेडी यूज़ की हुई दिखाती है। और क्यों दिखाती है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कुछ भी एप्लीकेशंस होती है बैकग्राउंड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने में या फिर चालू रखने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो रैम में स्टोर की जाती है। इसलिए पहले से ही हमारी कुछ परसेंटेज रैम हमारी ऑक्यूपाइड ही दिखती है। जैसे कि विंडोज़ 10 है और आप 4 GB रैम यूज़ कर रहे हो, तो आप प्रॉपर्टीज़ में टास्क मैनेजर में देखोगे तो आपको पहले से ऑलमोस्ट 2 GB रैम यूज्ड दिखेगी, 2 GB फ्री दिखेगी। वो 2 GB कहाँ चली गई, वो हमारे एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। रैम इज मच फास्टर टू रीड कंपेयर टू राइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक सेंटेंस किताब में लिखना है, वो थोड़ी देर बाद बोल रूँ कि वही सेंटेंस आप रीड करके फिर से बोलो, तो ज़्यादा जल्दी आप कौन सा टास्क कर पाओगे। बट ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ जल्दी बोल सकते हैं, मतलब कि रीड आउट कर सकते हैं। सेम वे रैम में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है तो क्विकली रीड कर सकता है कंपेयर टू राइट। डेटा इन रैम स्टेज अंटिल कंप्यूटर इज रनिंग। जैसे कि मैंने कहा कि कंप्यूटर का जहाँ तक पावर सप्लाई मिलता है वहाँ तक उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, और रैम में GB तक का कुछ डेटा स्टोर किया जा सकता है। सबसे छोटा रजिस्टर, ग्रुप ऑफ रजिस्टर को हम कह सकते हैं कैश के बाद आती है रैम के बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे कम स्टोर डेटा होता है वो कैश में, उससे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है रैम में, मतलब कि 4 GB 8 GB जो भी आप बोलो। और लास्ट में की स्टेट में लिखा है 32-bit PC कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 4 GB रैम एंड 64-bit मशीन कैन हैव अप टू 16 EB।
आप 16 GB समझ लो, एक्साबाइट तो एक अलग ही फिगर है, वो यहाँ पे नहीं लेता हूँ क्योंकि आगे के सिलेबस में आएगा KB क्या है, MB क्या है, GB क्या है, सब हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन आप समझ लो 16 GB है, वो भी कम रैम तो नहीं है ना कंपेयर टू 4 GB। 32 बिट आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये आपको मालूम नहीं है। अब ये देखना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे या फिर कहीं भी जो माई कंप्यूटर का आइकॉन मिलता है या फिर विंडोज 10 में दिस PC का जो आइकॉन मिलता है उसको, उस पर आपको सिंपली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो लेफ्ट पैनल जो आपको दिखेगा उसमें क्या दिखेगा, कहीं आपको दिखेगा 64 बिट मशीन और 32 बिट मशीन। नए वाले सब मशीन 64 की बिट के होते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके अगर हमें रैम अपग्रेड करनी है 4 GB से ज़्यादा तो नहीं होगी तो क्या होगा। अब सब मशीन 64 बिट के ही आते हैं, तो आपको ये देखना या नहीं देखना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट में हम जो आता है टाइप्स ऑफ रैम। अब बेसिकली SRAM और DRAM वो मैं पैरेलली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। SRAM मतलब के स्टैटिक रैम और DRAM मतलब के डायनामिक रैम। अब बेसिकली जो रैम होती है वो क्या होती है, हार्ड डिस्क और CPU के बीच का जो मीडिएटर होता है दैट इज एन रैम, वो तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब रैम जो कम्युनिकेट करती है वो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करती है, मैंने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर दिया है, वो सेकेंडरी डिवाइस के साथ कभी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है। अब स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम जो लिखा है उसके बीच का जो बेसिकली जो डिफरेंस है ना, वो थोड़ा मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करने की वो आपको ट्राई करता हूँ। अब स्टैटिक रैम मतलब कि क्या, उसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो ओनली यूजिंग ट्रांजिस्टर होती है, फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन की मदद से होती है। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या आया, ट्रांजिस्टर क्या आया, वो भी हमारे सिलेबस में आगे है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। एंड गेट और गेट सब आएगा, उसकी खुद की हमें छोटी सी सर्किट बनानी है तो कैसे बनाते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, DRAM में, डायनामिक रैम में कैपेसिटर के साथ ट्रांजिस्टर होता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांजिस्टर के साथ कैपेसिटर अटैच किया जाता है। अब 1 बिट मतलब कि कोई एक 1 या फिर कोई एक 0 डायनामिक रैम में अगर स्टोर करवाना है तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, कैपेसिटर में स्टोर होगा। समझना ध्यान से, क्या ट्रांजिस्टर के साथ डायनामिक रैम में कैपेसिटर अटैच्ड है। अब ट्रांजिस्टर चार्ज्ड है मतलब कि वो 1 है, ट्रांजिस्टर नहीं, कैपेसिटर अगर चार्ज्ड है तो मतलब कि वो 1 है, कैपेसिटर डिस्चार्ज है मतलब कि वो 0। अब वो क्या हुआ कि किसी की भी कैपेसिटर की वैल्यू अगर हमें 1 रखनी है तो उसे कंटिन्यूअसली चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज होता है, वो कहीं आपने कहीं सुना होगा। और जो रिफ्रेश रेट होता है वो माइक्रोसेकंड या फिर मिली सेकंड्स के रेट्स में होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार कैपेसिटर चार्ज कर दो तो 10-15 सेकंड तक उसमें जो हमारी चार्ज वैल्यू होगी वो रहेगी और उसे हम ऐसा 1 कंसिडर कर पाएंगे। मतलब कि फॉर 1 और 0 दो चीज़ आपको चाहिए, एक तो चाहिए आपको कैपेसिटर और दूसरा चाहिए आपको ट्रांजिस्टर। अब मान लो आपको टोटल 4 बिट इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है, 1 1 1 और 1, 4 टाइम्स आपको कंप्यूटर में 1 स्टोर करवाने हैं, तो टोटल आपको कितनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी, 4 ट्रांजिस्टर के साथ अटैच किए हुए 4 कैपेसिटर। जिस भी ट्रांजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा वहाँ पे 1 स्टोर होगा, और जिस भी ट्रांजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज किया हुआ होगा वहाँ पे 0 स्टोर होगा। अब पूरी रैम में 4 GB, समझ लो 4 GB डेटा अगर स्टोर होता है तो टोटल कितने नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर कैपेसिटर हुए, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर आर बीन यूज्ड फॉर एन ईच IC ऑफ अ रैम। 1-2 की हम बात नहीं कर रहे हैं, मिलियंस की बात कर रहे हैं, और इतने छोटे होते हैं कि वो जो मिलियंस ऑफ फिगर्स मैंने बोला ना हमारी पूरी रैम में हो जाते हैं। अब सामने अगर हम SRAM की बात करें तो वो SRAM में ओनली ट्रांजिस्टर की यूज़ किए जाते हैं, कैपेसिटर उसमें होता नहीं है। और जो चार्ज डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ट्रांजिस्टर में नहीं होता, ठीक है। चार्ज डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट होता है मतलब कि ट्रांजिस्टर में एक बार 1 स्टोर हो गया है तो उसे वापस कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी टू कीप इट चार्ज
टू कंसिडर एज अ 1, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई, जहाँ पे हमें 1 बिट स्टोर करवाने के लिए 2 चीज़ चाहिए डी रैम में, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर। वो स्टैटिक रैम में मतलब कि एस रैम में 4 और 6 कैपेसिटर रिक्वायर्ड जनरली हो जाते हैं, मतलब कि साइज ऑक्यूपाई जो करता है ना वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है हमारा एस रैम का जो टेक्नोलॉजी होता है वो। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगी, तो जो साइज होती है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है, अवेलेबल साइज फॉर एंड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ओवरऑल क्या हुआ, हम उसमें कम डेटा स्टोर कर सकते हैं कंपेयर टू डी रैम। मतलब कि जहाँ पे 2 बंदे खड़े थे, अब वहाँ पे हमें 4 बंदों को खड़ा करना है, तो बटोबे से जगह ज़्यादा होगी, ठीक है। और 4 बंदे उतना ही काम करेगा जितना 2 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन तो उतनी ही स्टोर होने वाली है। तो ओवरऑल क्या हुआ, डी रैम में डेटा स्टोरेज कैपेसिटी तो हाई है, लेकिन उसको क्या करना होगा, कंटिन्यूसली चार्ज करता रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, स्लो एक्सेस होगा कि पहले तो उसे चार्ज करो, बाद में रीड करो कि उसमें 1 है या 0 है, ठीक है। अब जहाँ तक वो डिस्चार्ज होगा वहाँ तक तो आप उसे रीड नहीं कर पाओगे, मतलब कि स्लो एक्सेस है डी रैम में। अब एस रैम की मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहले तो डिस्चार्ज की जो बात है वो आती नहीं है, और उसमें स्पेस जो ज़्यादा हो ऑक्यूपाई करता है, तो कंपेयर टू डी रैम उसमें लो डेटा स्टोरेज होता है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस हुई इसलिए डेटा कम स्लो हुआ। और उसमें रीड स्पीड होगी ना वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एस रैम डी रैम में तो क्या था, डायनामिक रैम में कैपेसिटर को पहले रिचार्ज करना पड़ता था, बाद में वो रीड करता था कि वह 1 है या 0 है। एक सिग्नल कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है तब तो हमारा काम तो पोज हो गया। तो एस रैम में तो ऐसा आता नहीं है, वो तो ट्रांजिस्टर ही यूज़ करता है एस रैम, तो उसमें तो इन्फॉर्मेशन पहले से स्टोर की हुई है, तो वो हमारा जो चार्जिंग टाइम था, डिस्चार्ज टाइम था, वो तो बच गया। तो उसमें क्या हुआ, हमारा डेटा क्विकली रीड होता है। तो अब जो एस रैम है वो एक्चुअली कैश मेमोरी है, और जो डी रैम है वो एक्चुअल हम जिसे हमारी कंप्यूटर की जो रैम बोलते हैं वो रैम है। मतलब कि जो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में, भाई प्राइमरी मेमोरी स्लो स्पीड पे काम करती है और कैश मेमोरी हाई स्पीड पे काम करती है। क्यों काम करती है कि भाई उसको कंटिन्यूसली चार्जिंग करना नहीं रहता है, इसलिए उसमें डेटा लॉन्ग टर्म पे स्टोर होता है, और उसकी वजह से हमारा चार्ज और डिस्चार्ज जो टाइम होता है वो बच जाता है, इसलिए उसकी जो रीड स्पीड और राइट स्पीड होती है वो हाई हमें मिलती है, और ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसमें यूज़ किए जाते हैं, इसकी वजह से उसमें हमें लो स्टोरेज अवेलेबिलिटी होती है। अब हमारी जो रैम होती है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के साथ में यूज़ करता है, तो ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूसली हमें चार्ज डिस्चार्ज चार्ज करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड होता है वो ओवरऑल कम हो जाता है। चार्ज डिस्चार्ज में जो हमारा टाइम बिगड़ता है वो इसलिए। लेकिन एक पर्टिकुलर कोई भी एक नंबर स्टोर करने के लिए, बीट 1 0 को स्टोर करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर, तो उसमें लेस स्पेस ऑक्यूपाई होती है, जिसकी वजह से हमें हाई स्टोरेज उसमें मिलता है, मतलब कि 4 GB या फिर 8 GB का हमें डेटा स्टोरेज अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे SD रैम और DDR रैम लास्ट में जो लिखा है वो क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे प्रोसेसर की जनरली आपने रीड किया होगा कि वो 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होता है, वो 4 गीगाहर्ट्ज़ का 3.1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, और रैम हमारे कितनी की आती है, आपने कहीं रीड किया होता है, किया है? वो पहले रैम आती थी 800 मेगाहर्ट्ज़ की, बाद में आई 1000 मेगाहर्ट्ज़ की, बाद में आई 1200 मेगाहर्ट्ज़ की, 1300 मेगाहर्ट्ज़, 1400 मेगाहर्ट्ज़। मतलब कि क्या हुआ, मेगाहर्ट्ज़ इज बट ऑब्वियसली स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू गीगाहर्ट्ज़। तो जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती थी पुराने समय में, वो उसे डे बाय डे अपग्रेड करते 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 हमें डी रैम मिली, बाद में DDR1 मिला, बाद में DDR2 आया, बाद में DDR3 आया, बाद में DDR4 आया। मतलब कि क्या, कि प्रोसेसर को जिस स्पीड से डेटा चाहिए वो प्रोसेसर की स्पीड तो हाई होगी, लेकिन रैम
जो स्पीड से डेटा अवेलेबल प्रोवाइड कर रहा था वो तो बढ़ नहीं रही थी, तो उसे भी बढ़ाना चाहिए, तभी वो कैश मेमोरी में डेटा स्टोर करके प्रोसेसर को प्रोवाइड करेगा। तो वो जो हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है उसके जो डिफरेंस वर्जन्स होते हैं, दैट इज एन DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। DDR4 में जहाँ तक मुझे मालूम है उसमें कितने मेगाहर्ट्ज आता है, 1400 मेगाहर्ट्ज आता है। तो मतलब कि हाई स्पीड में से वो कैश को कंट्रोल करता है और हमारा प्रोसेसर कैश में से उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पूरा समझ में आया है तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो। कमेंट में लिखो क्या अच्छा लगा क्या नहीं लिखा, तो हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। और सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन करना, तभी आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब में मिलते रहेंगे।